जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग आर्थिक आयोजन आर्थिक नियोजन समझने वाले हैं। आयोजन हो या नियोजन हो, दोनों एक ही बात होता है। इसका मतलब समझ लीजिए, प्लानिंग। आर्थिक प्लानिंग यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग। जैसे ऐसे समझ लीजिए, एक पिता है, उसके नीचे चार बच्चे हैं, चार बेटे हैं। और मान लीजिए इसके पास टोटल 8 लाख रुपया है। एक तो ये उपाय है कि ये सबको 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख दे दे और सभी अपना अपना कार्य करेंगे। दूसरा उपाय ये है कि ये पिता जो हैं 8 लाख से कोई ऐसा चीज़ शुरुआत करें जिससे लंबे समय तक इन चारों को कुछ ना कुछ आते रहे। अब सवाल ये है कि यदि इस 8 लाख को बंटवारा कर दिया जाता है चारों बेटे में, तो यहाँ पर प्लानिंग की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। रुपये को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, सबके पास चला जाएगा, सब अपने अपने बारे में सोचेंगे। लेकिन लेकिन जब यही रुपया पिता के पास है, तो ऐसी स्थिति में 8 लाख रुपये का कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका प्लानिंग करना पड़ेगा। और इसी जगह पर उत्पन्न होता है आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग। अब सवाल ये आता है कि ये आर्थिक नियोजन की आवश्यकता तब पड़ी जब पिता के हाथ में रुपया था। जब पुत्र के हाथों बांट दिया गया तो फिर इसकी कोई आवश्यकता नहीं रह गई। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था दो प्रकार का होता है। एक कहेंगे आप समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरे को आप कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सारा कंट्रोल सरकार के हाथ में होता है। चाहे रुपया पैसा किसी भी तरह का कोई भी डेवलपमेंट यदि वो उस अपने देश में करना चाहता है तो सरकार के माध्यम से होता है। ये हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी बात है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसमें कि हर कार्य जो है सारे कामों को बांट दिया जाता है लोगों पूंजीपति व्यक्तियों के हाथ में, अमीर लोगों के हाथ में, और वो लोग विकास करते हैं देश का। तो आर्थिक नियोजन की आवश्यकता शुरुआत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देशों ने सोचा कि हमारे देश में तो ये आर्थिक नियोजन की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला जो देश था वो समझा कि चूंकि सरकार सारा कुछ कर रही है तो ऐसी स्थिति में सरकार को एक प्लानिंग करना पड़ेगा ताकि देश का सर्वांगीण विकास हो। इसी तरह से समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला जो पहला देश बना वो था रूस, जिसको कि हम लोग कहते हैं सोवियत संघ कहते थे। ये पहला समाजवादी देश था। इसने 1928 में पंचवर्षीय योजना लाया। कब लाया? 1928 में। और जब ये 1928 में पंचवर्षीय योजना लाया कि 5 साल में हम देश का ऐसे ऐसे विकास करेंगे, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला जो देश था वो इस पर हंस रहा था। कह रहा था देखो, ये सरकार का काम है देश चलाना, ना कि नमक आलू प्याज ये बेचना। ये कैसे होगा, नहीं होगा, ये चीज़ सोचना। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था वाले देश जैसे कि रूस है उस पर मुस्कुरा रहा था 1928 में। लेकिन आपको भी पता होगा जब विश्वव्यापी जब आर्थिक मंदी आई थी 1929 से 30 में, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश को ही हुआ था। और अब जब ये पंचवर्षीय योजना लाया था कि पूरे 5 साल में हम लोग रुपये का कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश मुस्कुरा रहा था। और जब 1929 में आर्थिक मंदी आई तब रूस मुस्कुरा रहा था। और इस घटना के बाद 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और ने सोचा कि नहीं नहीं, हम लोगों को भी इकोनॉमिक प्लानिंग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दोनों के ही इकोनॉमिक प्लानिंग में यानी कि आर्थिक नियोजन में अंतर है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कैसा आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है, तो आदेशात्मक। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश में किस तरह का आर्थिक नियोजन अपनाया जाता है, तो निर्देशात्मक। आदेशात्मक का मतलब ये हो गया कि सरकार आदेश देगी और वो करना पड़ेगा, और निर्देशात्मक में है कि निर्देश देगा अर्थात आपको करना चाहिए। तो दोनों के इकोनॉमिक प्लानिंग में आप अंतर समझ गए होंगे, आदेशात्मक समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए और निर्देशात्मक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए। आदेशात्मक का मतलब सरकार का आदेश रहेगा और निर्देशात्मक का माने सरकार वहाँ सिर्फ निर्देश देगी। ठीक। अब सवाल ये तो पूरे विश्व की बात हम लोग देख लिए,
लेकिन अपने देश की बात हम लोग कब करेंगे? तो अपने देश में इस चीज़ को, आर्थिक नियोजन को समझने के लिए हम लोग सबसे पहले समझेंगे डॉक्टर विश्वेश्वरैया को। डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने 1934 में एक पुस्तक लिखा, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। कौन सा पुस्तक लिखा था? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। कौन लिखा था? डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने। कब लिखा? 1934 में। इसके बाद से भारतीय लोगों को समझ में आया, अच्छा इकोनॉमिक प्लानिंग भी किया जाना चाहिए, और इसी पुस्तक में इन्होंने 10 वर्षीय कार्यक्रम का इन्होंने प्लान तैयार किया था। तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर विश्वेश्वरैया ने इस पुस्तक को लिखा था। कब लिखा था? 1934 में लिखा था। इसके बाद कांग्रेस का अधिवेशन तो हो ही रहा था। 37 फैजपुर में हुआ था, 38 जो है हरिपुर में हुआ था, और उसी में नेहरू की अध्यक्षता में 1938 में ही नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आयोजन समिति की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय आयोजन कहें या फिर राष्ट्रीय नियोजन कहें, बात एक ही होता है। इसका मतलब सीधा समझ लीजिए, प्लानिंग होता है। और ये सारा कुछ चल ही रहा था हमारे भारत में। इस इकोनॉमिक प्लानिंग को अपनाने के लिए हर जगह किसी न किसी तरह से इसमें छोटा छोटा अमूलचूल परिवर्तन होते ही रहे। और इसी बीच 1944-45 में आ गया बॉम्बे प्लान। बॉम्बे प्लान टोटल 8 उद्योगपतियों ने दिया था। इसका मतलब समझ लीजिए, ये जो इस बॉम्बे प्लान को लाने का एकमात्र उद्देश्य यही था कि आखिर इस देश का विकास, डेवलपमेंट कैसे किया जाएगा। और इस बॉम्बे प्लान को लाने वाले कौन थे? आरदेशियर दलाल। नाम था आरदेशियर दलाल, ये नाम था आरदेशियर दलाल यहाँ पर। और कब लाया था ये बॉम्बे प्लान? कब आया था? तो याद रखेंगे 1944 में आया था। और कितने उद्योगपति इसमें शामिल थे? तो कहेंगे 8 उद्योगपति इसमें शामिल थे। ठीक है, कितने उद्योगपति शामिल थे? 8 उद्योगपति शामिल थे। बॉम्बे प्लान आया था। कब आया था? 1944-45 में। इन लोगों ने मिल करके सोचा कि भारत तो बहुत ज़्यादा गरीब है, आखिर इसका विकास कैसे किया जाए, किस हिसाब से भारत का विकास किया जाए कि सर्वांगीण विकास हो। और 1945 में इसी तरह से जन योजना आया। कौन सा योजना? जन योजना। इसी को हम लोग बोलते हैं पीपल्स प्लान। लाया था ये श्री M.N. रॉय ने लाया था। कब लाया था? तो 1945 में लाया था। बॉम्बे प्लान कब आया था? 1945 में। 1944-45 में M.N. रॉय ने जन योजना जो लाया था वो कब लाया था? 1945 में। फिर से अगर हम कहें कि बताइए समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो इकोनॉमिक प्लानिंग किया जाता है वो आदेशात्मक या निर्देशात्मक? तो कहिएगा आदेशात्मक। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आदेशात्मक। वहीं कहेगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो कहेंगे निर्देशात्मक। फिर से अगर कहा जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था में तो याद रखिएगा आदेशात्मक, वहीं पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो कहिएगा निर्देशात्मक। ठीक। और डॉक्टर विश्वेश्वरैया की पुस्तक कौन सी थी? प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। कब आया था? 1934 में। नेहरू ने, यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना कब की थी? याद रखिएगा 1938 में। बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944-45 में। इसको लाने वाले सूत्रधार कौन थे? तो याद रखिएगा आरदेशियर दलाल थे। और कितने उद्योगपति इसमें शामिल थे? तो 8 उद्योगपति शामिल थे। M.N. रॉय ने एक योजना लाया था, वो कौन सा था? जन योजना। कब आया था? तो 1945 में। अब देखिए, आपके एग्ज़ाम में कभी कभी पूछा जाता है, बताइए सर्वोदय योजना कौन लाया था? तो याद रखिएगा सर्वोदय योजना जो है वो जयप्रकाश नारायण ने लाया था। और कब लाया था? तो ये याद रखिएगा 1950 में लाया था। जयप्रकाश नारायण ने ही संपूर्ण क्रांति चलाए थे 1974 में, और इन्होंने ही सर्वोदय योजना लाया 1950 में। पूरे भारत के सर्वोदय, सबका उदय। इसी बीच जो है केसी नियोगी जाते हैं रूस, और रूस से लाते हैं पंचवर्षीय योजना। और उस चीज़ को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 15 मार्च 1950 को इसको
लागू भी कर देते हैं और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हो जाती है, यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना हो जाती है। प्लानिंग कमीशन का काम क्या था? वर्तमान में इसका नाम बदल करके कर दिया गया है नीति आयोग, लेकिन योजना आयोग जब बना था इसका मूल काम एक ही था, ये पंचवर्षीय योजना बनाता था। जैसे आप सभी पढ़ाई के लिए 1 महीने का योजना, 2 महीने का योजना, 1 साल की योजना, 1 सप्ताह की योजना जैसे हम लोग बनाते हैं, नहीं कुछ तो कम से कम दिन भर की ही योजना बनाते हैं। ठीक उसी तरह से भारत का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसके लिए 5 वर्ष का योजना बनाता था, और वो कौन बनाता था? योजना आयोग। लेकिन इसमें दिक्कत ये हुआ, योजना आयोग में दिक्कत ये था कि इसके पदेन अध्यक्ष जो थे वो थे हमारे प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री। और दिक्कत ये कि मान लीजिए हमारा भारत वर्तमान में 28 राज्यों में बटा हुआ है और प्रधानमंत्री जो हैं वो अपने हिसाब से कोई योजना ला दें, लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि सभी राज्यों की समस्या एक जैसी नहीं है। बिहार में शिक्षा बहुत कम है, केरल में शिक्षा बहुत ज़्यादा है। अब देखेंगे बिहार जो है वो बाढ़ से परेशान रहता है, वहीं पर राजस्थान जो है वहाँ सूखे की स्थिति है, रेत ही रेत है। तो इसके लिए कहा कि नहीं नहीं, ये योजना आयोग सही नहीं है। इसके लिए एक और चीज़ का स्थापना किया गया, वो था राष्ट्रीय विकास परिषद, यानी कि कहा गया NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना जो हुई थी 6 अगस्त 1952 को हुई थी। कब हुई थी? 6 अगस्त 1952 को हुई थी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब ये कहा गया कि इस राष्ट्रीय विकास परिषद में भारत के, मान लीजिए अभी वर्तमान की बात करें, 28 राज्य हैं, तो सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। और अंततः कार्य जो दे दिया गया वो NDC के ही हाथ में दिया गया। पंचवर्षीय योजना, मान लीजिए योजना आयोग बनाया, लेकिन उस योजना में किसी तरह का सुधार करना हो और उसको लागू करना हो, सारा कुछ करने का, यानी अनुमोदन का अंतिम निर्णय, मतलब समझ लीजिए किसी योजना को अंतिम निर्णय देने का अधिकार NDC को मिला। अब समझ लीजिए, इसलिए इसको कहा जाता है सुपर कैबिनेट। कैबिनेट का मतलब प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट मंत्री हैं, उन लोगों के भी कहने को रद्द करके इसके हिसाब से पंचवर्षीय योजना बनाया जाएगा। अर्थात इसको कह सकते हैं आप सुपर कैबिनेट हो गए। योजना आयोग में क्या सभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं? नहीं हैं, लेकिन इसमें बात करेंगे NDC इसमें है। तो योजना आयोग जो भी पंचवर्षीय योजना बनाएगा, सब का सब पंचवर्षीय योजना उसको अनुमोदन करने का कार्य किसका है? NDC। यानी कि हाँ ठीक है, ये जो बनाया है ना योजना 5 साल का, वो एकदम ठीक है। ये कौन कहता है? NDC। ये कह दिया कि नहीं योजना में कुछ गड़बड़ी लग रहा है, तब फिर वो योजना लागू नहीं होगा। उस योजना में जो एडिटिंग साफ़ सुथरा, उसमें जो भी कुछ सुधार करना है, वो सारा काम NDC के ही तहत होता है। लेकिन वर्तमान में अगर बात करें 2014 में मोदी जी आए और 15 अगस्त 1914 को ही घोषणा कर दी कि इस योजना आयोग को ख़त्म किया जाता है, और 1 जनवरी 2015 को वास्तव रूप से ख़त्म कर भी दिया गया और योजना आयोग के स्थान पर ला दिया नीति आयोग। इस योजना आयोग में NDC की बहुत भूमिका होती है। बहुत भूमिका क्या, इसके बिना ये किसी काम का नहीं है, इसलिए तो इसको सुपर कैबिनेट कहते हैं। अगर ये मुहर नहीं लगाया तो यहाँ काम हो ही नहीं सकता। तो सोच लीजिए योजना आयोग में राष्ट्रीय विकास परिषद का कितना ज़्यादा वैल्यू था। लेकिन वर्तमान में इस योजना आयोग को बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है, और इसमें कहिएगा कि इसमें भी राष्ट्रीय विकास परिषद का बहुत योगदान होगा, इसका बहुत वैल्यू होगा, नहीं, ये अब एकदम हो गया 0। हालांकि योजना आयोग को जो नीति आयोग में बदला गया, इसमें कई सारी कमियां थी और कई सारी अच्छाइयां भी थी, जो वर्तमान में नीति आयोग जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद तो हम लोग और भी बारीकी से समझेंगे। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।